हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और इस सभी में हम आरंभिक नगर के बारे में जानेंगे। चैप्टर 3 जिसका नाम आरंभिक नगर है, तो आप सभी इस वीडियो को आराम से देखिए और जो समझ में ना आए मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आप सभी को हर एक चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। हमारा ऐसे करते करते सारे चैप्टर में एक एक करके आप सभी को कंप्लीट करवाऊंगी और ये एनसीईआरटी सभी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम्स के, एसएससी, किसी भी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते, लेट्स बी स्टार्ट। चैप्टर 3 आरंभिक नगर, पुराने भवन का संरक्षण। यहाँ पे किसकी बात की गई है? पुराने भवन का संरक्षण। तो जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में, यहाँ पे जसपाल और हरप्रीत की कहानी बताई गई है कि दोनों क्या कहते हैं, घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जिस गली के बच्चे, मतलब जो पुराने घर वगैरह होते थे, जो पुरानी इमारतें थी, तो उसे भूतवा घर कहते, यानी भूतों का घर इसका इस तरह से बोला जाता था। लेकिन जो उसकी वास्तुकला यानी कि उस पर जो चित्रकारी की गई थी, जिस तरह से वो घर बनाया गया था, उसमें लकड़ी की सुंदर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। तो इतना सुंदर है कि इतने दिनों से उसको संरक्षण करने की आवश्यकता है, ताकि पहले की जो चीज़ें हैं या पहले के जो घर हैं या जो पहले की इमारतें हैं वो आने वाली जनरेशन उसे देख सके। इसलिए वो पत्र लिख के, जो हरप्रीत और जसपाल दोनों फ्रेंड है, वो आपस में बात करते हैं कि हमें क्या कहते हैं, पुराने खंडों से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ जानने के लिए मिलती है हमें। उसमें छोटी छोटी नक्काशी होती है, वो थोड़ी अलग होती है, इसमें ये बताया गया है। चलो आप पढ़ते हैं कि हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की क्या कहानी है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है, यानी कि कोई भी पुरानी चीज़ें हैं तो वो अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। यानी कि पंजाब, यहाँ पे पंजाब, इंडिया की पंजाब की बात नहीं हो रही। पहले तो क्या कहते, पाकिस्तान इंडिया एक ही था, लेकिन जब क्या कहते दोनों का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब चला गया, जिसका नाम अब तक चेंज नहीं हुआ है, पंजाब ही है। तो वहाँ पे इसकी बात की गई है। पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ पे रेलवे लाइन जब बिछाई जा रही थी, इंजीनियर जो थे, अचानक से उनको हड़प्पा के जो पूरा स्थल मिला, यानी कि पहले हड़प्पा सभ्यता की जो चीज़ें थी, ईंटें, ये सब उनको दिखाई दी, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, यानी कि वो ईंटें जो थी बहुत ही अच्छी, स्ट्रॉन्ग, जिससे वहाँ के लोग, शहरी जो लोग थे वहाँ पे घर बनाया करते थे, वो ईंटें वहाँ पे पड़ी हुई मिली थी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने फिर वो पूरी जो इमारतें थी वो कैसे नष्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। यानी कि जो हड़प्पा के जो ईंटें नीचे गाड़ी गई थी वो सारी उखाड़ के ले गए और रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। और आप आगे पढ़ते हैं कि इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा। कितने साल पहले? 80 साल पहले जो तात्विदों ने इस स्थल को, हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी नहीं, उस स्थल की खोज की। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीपों के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस नगर की? हड़प्पा सभ्यता जो है, उस हड़प्पा नगर की जो खोज है सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाली इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें क्या बोला गया? हड़प्पा सभ्यता। यानी कि पूरा स्थल से जो भी इमारतें, जो चीज़ें मिली, उसी को क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। इमारतें कहाँ गया, यानी कि वहाँ पे जो इमारतें थी, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, जो घर थे, वो सब कहाँ गए? शहरों का निर्माण लगभग, वहाँ पे जो शहर थे
वो उसका निर्माण कब हुआ था? लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब? तो आपको ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि उस शहरों का निर्माण कब हुआ? 4700 साल पहले। अब आगे पढ़ते हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? अब इस नगरों की विशेषताएं क्या थी, इसमें हमें ये बताने के लिए बताया गया है कि इन नगरों में से कोई दो या दो उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। यानी कि जो नगरें थी दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो मतलब पश्चिमी भाग जो छोटा था, जो छोटा भाग था वो किस पे बना था? ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? ऊंचाई वाले जो हिस्सा जो था, जिसपे क्या कहते हैं, जो पश्चिमी भाग जिसपे मतलब छोटा छोटा ही था, उसको पुरातात्विदों ने क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। क्या कहा गया? निचला नगर। और दोनों हिस्से की चारदीवारी यहाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोनों हिस्से की जो चारदीवारी थी वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी, काफ़ी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। यानी कि ईंटें इतनी सुंदर, स्ट्रांग और पकी हुई थी कि उतने साल होने के बावजूद भी ईंटें खराब नहीं हुई और बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनी रही। उनकी जो दीवारें थी बहुत खूब मजबूत रहे। कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नहीं, कुछ अलग से ही मतलब कि नगर जो दुर्ग था, जहाँ पे जो ऊंचे इलाके में था, उसमें कुछ खास इमारतें बनाई गई। जैसे मिसाल के तौर पर मोहनजोदारो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार था वो कौन से नगर में था? तो मोहनजोदारो जो नगर है वहाँ पे था क्या? महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब को बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का। रोकने के लिए, यानी कि पानी का जो रिसाव होता है उसको रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। यानी कि चारकोल आप बोल सकते हैं, जैसे पहले रोड वगैरह बनता था उसमें चारकोल का ही यूज़ किया जाता था ताकि पानी या रोड जल्दी से टूटे ना। इसकी वजह से उन्होंने पानी का रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर इन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया है? चारकोल का। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यानी कि देख सकते हैं कि दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। किसमें? स्नानघर की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। यानी कि इसमें पानी को, अब स्नानघर है तो उसमें एक स्विमिंग पूल की तरह हम मान सकते हैं। उसमें पानी भरने के लिए उसमें पानी कहाँ से लाया जाता था? तो कुएं से लाया जाता है। इसे खाली कर दिया जाता था, यानी कि उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। किसको? स्नानघर को। एंड शायद, और ये किसके लिए थे? एक विशिष्ट नागरिक, यानी कि जो ऊंचे इलाके में जो लोग रहते थे उन्हीं के लिए ये स्नानघर थे। जो निचले इलाके में रहते थे उनके लिए ये स्नानघर नहीं बनाया गया था। और विशेष अवसरों पर ही वो लोग स्नानघर में वहाँ पे नहाने के लिए जाते थे। जैसे कि हम इसके बारे में कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यानी कि जैसे कि हम इसके अवशेष बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, अग्निकुंड के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड के अवशेष मिले हैं, जहाँ पे यज्ञ, मतलब वहाँ पे पहले यज्ञ होते होंगे तभी तो अग्निकुंड के वो मिले हैं, हमें अवशेष मिले हैं। और हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। जैसे कि हम अभी यहाँ पे मानचित्र में देख सकते हैं कि हमारे, देखिए यहाँ पे ये मोहनजोदारो किसके पास? सिंधु नदी के पास ही है। उसके बाद ये है चुंदुदरो है, धौलावीरा, ये सारे कालीबंगा, ये सारे आप मैप में एक बार देख सकते हैं। और फिर हम आगे पढ़ते, ये देखिए ये है हमारा क्या?
ये है स्नानाघर। देखिए यहाँ पे ये दोनों तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई है नीचे उतरने के लिए। इसी के अंदर पानी भर दिया जाता था कुएं में से, और फिर जब इसका उपयोग हो जाने के बाद इसमें से पानी को दोबारा खाली कर दिया जाता था। और ये जो स्नानाघर है ये विशिष्ट अवसर पे विशिष्ट लोग जो थे, यानी जो ऊंचे इलाके के लोग थे, उन्हीं के लिए परमिशन था कि इसके अंदर नहाए, अदरवाइज किसी को नहाने के लिए परमिशन नहीं था। अब हम पढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा भवन, नाले और सड़कें। क्या है? भवन, नाले और सड़कें। तो इन नगर के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। कितने? यहाँ पे जो घर थे कितने? 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि जिस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये घर का आंगन है। आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे, यानी कि मान लेते कि आंगन है, इसके चारों ओर जैसे कि ये घर मतलब कि इस तरह से बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। यानी कि कई नगरों में तो खुले ही नाले हुआ करते थे, नहीं तो किसी जो ऊंचे इलाके थे वहाँ पे ढके हुए नाले होते थे ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। यानी मेन होल जैसे कि आप एक सीवर की बात कर सकते हैं, यानी कि जगह जगह पे मेन होल बनाए गए ताकि नालों की उसमें घुस के सफाई किया जा सके और फिर उसको ढक दिया जा सके, इसलिए उसमें एक मेन होल बनाया गया था। जिस तरह से यहाँ पे ये देख सकते हैं आपकी हड़प्पन नगरों में ईंटों की चिनाई, यानी कि ईंटों की इस तरह से चिनाई की जाती थी। अब हम पढ़ते हैं नगरीय जीवन कैसा था, यानी कि नगरीय जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, बहुत ही ज़्यादा हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी कि ऐसे लोग सब रहते थे जो नगर को खास, यानी कि कुछ यूनिक सा आकार, कुछ अलग अलग तरह के बनाने की कोशिश क्या करते थे। यहाँ के जो शासक थे, ये भी संभव है कि ये शासक लोगों को बेचकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यानी कि बहुत ज़्यादा कीमती दूर दूर जो वहाँ के शासक थे अपने सेनाओं को दूर दूर भेजकर वहाँ की जो पत्थर बहुमूल्य यानी कि कीमती पत्थर वगैरह जो होते हैं वो सब मंगवाते थे। खूबसूरत मन को सोना चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपि यानी कि भाषा जैसे बोल सकते हैं, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। यानी कि वो लिपिक होती भाषा हम एक तरह से बोल सकते हैं कि वो मोहरों पर भी लिखते थे लेकिन वो अपने पास भी रखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जैसे कि जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं उनको ही बोला गया है कि स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे, लेकिन लंबी यात्रा करते और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किसी कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले। यानी कि हम बता सकते हैं यहाँ पे कि दूसरे देशों में जाके, दूसरे प्रदेशों में जाके, दूर जाके वो लोग वहाँ के किस्से, कहानियाँ, दूसरी चीज़ों से खिलौने, मिट्टी के बने बर्तन, इस तरह से लोग सब लेकर आते। स्त्री पुरुष दोनों ही ये काम किया करते थे। अब यहाँ पे हम देख सकते कि मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उससे बना नाला ऊपर, अब ये देख सकते कि मोहनजोदाड़ो की ये एक सड़क है और यहाँ नाला भी इसी के अंदर मतलब कि वो किया गया है, और ये है उसका कुआं। आप जैसे कि देख सकते हैं, ये देखिए कुआं, और इस तरह से है। ये एक सिंही जानवर है कोई, जो कि वहाँ के जो मोहर हुआ करता था, जिससे हम क्वाइन होता है, क्वाइन के ऊपर मोहर लगा होता था, वहाँ का एक तरह से हम बोल सकते हैं ये एक सिक्के जैसा होता, तो उसी पे ये कुछ लिपि लिखी हुई है और एक ये जानवर है। और ये मिट्टी के बने बर्तन है, ये कुछ जो उसी समय के हड़प्पा सभ्यता के ही है। और अब हम पढ़ते हैं कि नगर और नए शिल्प। तो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है, यानी कि इस तरह की जो चीज़ें हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो क्या कहते हैं,
उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि तांबे से क्या क्या, कांसे, औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए। देखिए यहाँ पे एक हमारा बन सकता है कि तांबे से क्या क्या बनाया जाता था। तांबे कांसे से औजार बनाया जाता था, हथियार, ये सब यानी कि ये सब बनाया जाता था। और सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, पत्थर की बाट है, यानी कि किलो जिसे बोलते हैं हम, जो कि अभी तो लोहे, जो वो लोग सब्जी वगैरह वाला या फल फ्रूट वाला जो यूज़ करते हैं उसी की तरह ही, लेकिन ये किससे, स्टोन यानी पत्थर से बने हुए हैं। कि तरीके बाटों को बनाया गया, इन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया। कौन से पत्थर से, चार्ट पत्थर से बनाया गया था। किस पत्थर से, चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पत्थर से बनी ये हार, जैसे मालाएं, कुछ इस तरह से हथियार हम बोल सकते हैं। इसमें क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत साल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी कि जो काले रंग के जो डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसमें ये बताया गया है कि जो मनके हैं, यानी कि इनमें से कई कार्निलिन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए, यानी कि मोती जिसे बोला गया है। बीच में छेद, यानी कि जिस तरह से ये गुथे हुए हैं, बीच में छेद करके धागे डालकर, जिससे कि वो पहना जा सके। इसमें बोला गया कि कढ़ाई वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई है, यानी कि इसमें ये एक किसी व्यक्ति की ये क्या है, मूर्ति है। और इस पे जो ये शॉल है, एक चद्दर है, इस पे देख सकते हैं कि ये सब स्टोन से ही बनाए, पत्थर पे ही ये कलाकृति यानी कि डिज़ाइन दिया गया है कि शॉल पे इस तरह से डिज़ाइन कढ़ाई की गई है वस्त्रों की। ठीक है, इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कि संभवतः 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। यानी कि उन्होंने ऐसा बोला है कि 700 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदारो से कपड़े के टुकड़े, अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा, यानी कि मोहनजोदारो से इस सब चीज़ का हमें प्राप्त होता है, जैसे कि फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फॉइन्स से बनी तकलिया, सूत, कताई का संकेत, ये सब कहाँ से, मोहनजोदारो से, कब, हाँ, मोहनजोदारो से कपड़े के ये सारे मोहनजोदारो से हमें प्राप्त हुए हैं। अब इनसे हम आगे पढ़ते हैं कि क्या है कि अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। इसमें कितनी जो विशेषज्ञ थे, किसी चीज़ में स्पेशलाइज्ड थे, उन्होंने अधिकांश वस्तुओं का निर्माण किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम कोई चीज़, अगर हम कपड़ा बना रहे तो मैं उसमें पूरे अच्छे से जानती हूँ कि कपड़ा किस तरह से बनेगा। पहले कपड़े के लिए कपास रूज की, मतलब कि जिस तरह से धागे की किस तरह से वो होगा, इसमें कलर की में क्या मिलाया जाएगा, मतलब कि मैं उस चीज़ में पूरी अच्छे से मतलब स्पेशलाइज्ड हूँ, यानी अच्छे से मैं जानती हूँ किसी भी चीज़ के बारे में, तो उसको ही क्या बोला गया है, विशेषज्ञ। जैसे पत्थर तराशना, मन की चमकाना या फिर मोहरों पर पिचकारी करना, ये सब बताया गया है। कि मूर्ति चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह, इसमें इस मूर्ति की बात की गई है कि इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से बनाया गया। मूर्ति का चेहरा मतलब कि इस तरह से पत्थर में ही बनाया गया है। अब हम इसमें पढ़ते हैं आगे की ओर कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं, हर एक व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। क्या कहते हैं, प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, शायद कुछ महिलाएं पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे जो विशेषज्ञ थे। अब यहाँ पे फॉइन्स की बात की गई है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। यानी कि जो पत्थर और शंख हैं ये प्राकृतिक तौर पर यानी कि नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। जो फैंस है, यानी कि ये फैंस है,
जिसे किस तरह कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, यानी कि इस पर एक चिकनी सी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री होते थे। फोइन से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि फोइन से क्या क्या बन सकते थे और किस तरह से बनाया जाता था। तो फोइन्स जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद कौन कौन सी वस्तु, जैसे मन के चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में जिस तरह के पदार्थों को, यानी कि कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलती है या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। यानी कि अब मैं बताऊँ आपको, जैसे कि एक कच्चा पदार्थ हो गया क्या, कच्चा हो गया क्या, एक मान लेते हैं और उससे वो उसका नया कन्वर्जन यानी कि उससे क्या बन गई हमारी शुगर केन यानी चीनी बन गई। इस तरह से यानी कि किसी भी प्राथमिक पदार्थ को द्वितीयक पदार्थ में बदल देना, वही इसमें क्या बोला गया है कि कच्चे माल को एक उपयोगी चीज़ों में बदल देना। उपलब्ध कच्चे माल, इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, उस ईंट से शुगर बनाया गया। जिसके बाद में कटाई बुनाई, अब कपास से उसके काट कर उसकी कटाई बुनाई करके कपड़े बुनाए होते थे, कपड़ा तैयार किया जाता। हड़प्पा के लोग कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ये सारी चीज़ों का वो बहुत दूर दूर से खरीदते थे, उनका आयात करते थे। अब यहाँ पे देखिए किस चीज़ के बाद कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते हैं। यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे क्या कहते हैं, तांबे का आयात करते थे, जो कि अभी कहाँ से है, राजस्थान। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया गया। ओमान एक कंट्री का नाम है, जो कि वहाँ से भी तांबा का आयात किया गया। कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाई जाने वाली धातु, यानी कि जो कांसा होता है उसको बनाने के लिए तांबा के साथ जो धातु मिलाई जाती थी, टीन का आयात आधुनिक ईरान, यानी कि जो अभी का जो ईरान कंट्री है, और अफगानिस्तान से किया जाता था। किसको बनाने के लिए, कांसा को बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली, यानी कि कांसा को बनाने के लिए तांबे के साथ जो मिलाए जाने वाली जो टीन होती थी, उसका आयात कहाँ से, यानी कि उसको कौन सी कंट्री से खरीदते थे, तो ईरान हो गया, अफगानिस्तान से उसका आयात किया जाता था। आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है क्या कहते हैं, गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए के यातायात के साधन थे, किस तरह से वो लोग ले जाया करते थे, इसमें ये सब बताया गया है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने, यानी कि गांव में जो रहते थे उनको खाने देते थे, मतलब दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता था कि हड़प्पा के लोग, अब वहाँ पे उन्होंने जब जो पुरातात्विक थे उन्होंने जब खोज शुरू की, तो वहाँ पे ये जाना उन्होंने कि लोग गेहूँ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, इस तरह की चीज़ें। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग, यानी कि ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ऐसे वहाँ पे कोई हल मिला नहीं, क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो सारी नष्ट हो गई। लेकिन वहाँ पे उस शेप में उस तरह के खिलौने कुछ दिखाई दिए, जिस तरह से अभी आप ये देख रहे हैं, उस सभ्यता की ये हल थी जिससे खेत की जुताई की जाती थी।
यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं हिरन जैसे जानवरों को, यानी कि हिरन बकरी ये सब जानवरों को शिकार भी करते थे वो लोग, और मछलियाँ जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार करते थे। अब इसमें बोला क्या है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात में हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक छोटा सा निरीक्षण कैसे किया गया है ये पढ़ते हैं। तो कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था, यानी कि धौलावीरा नगर कहाँ बसा था, कच्छ के इलाके में, कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ पे क्या कहते हैं, जो साफ पानी था, जमीन जो है बहुत उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगरें दो भागों में, यानी कि अभी मैंने बताया था एक निचला और ऊंचला जो स्थल था, उसके बाद वहाँ धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। धौलावीरा नगर को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश, यानी कि प्रवेश द्वार बनाए गए थे, बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, बहुत बड़ा एक खुला मैदान था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इसमें यही सब बताया गया है, जिस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों की खुदाई, लकड़ी में जड़ा गया, यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। इसी तरह से इसमें ये बताया गया है कि ये देखिए कि साबरमती की गुजरात की खंभात की खड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर है, यानी कि लोथल नगर जो है साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंख और धातुओं से कई चीज़ें बनाई जाती थी। भंडार गृह भी था। इस गृह से कई मोहरे और मुद्रकन या मोहरबंदी, यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप, जो गीली मिट्टी होती है उसको दबाने पर जो उसकी छाप जो होती थी वो मिलती थी। इसमें ये सब बताया गया है। अब हम पढ़ते कि यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ समतल मन के बनाने का काम होता था, यानी कि मोती वगैरह सब बनाने का काम होता था। इसको जैसे मुद्रकन और मोहरबंदी ये सब ऐसी है। अब पढ़ते सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है। इसमें कुछ ऐसे इस तरह से लोग बताए कि 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, यानी कि कोई कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। किसी ने बोला कि बाढ़ आने के कारण, यानी कि प्रकृति के कारण ही उस सभ्यता की नष्ट हो गई। लोगों ने वहाँ धीरे धीरे रहना सब कुछ बंद कर दिया। इस तरह से अभी तक पूरा अच्छे से जो पुरातात्विक लोग थे उन्होंने अभी तक पूरा अच्छे से ये पता नहीं लगा पाए कि जो सभ्यता थी उसका नष्ट किस तरह से किया, किस तरह से वो नष्ट हो गया, कैसे, मतलब अभी से पूरा अच्छे से इसकी खोज नहीं की गई है। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली जो है वो नष्ट हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, जब पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, यानी कि जिसकी वजह से लोग उधर उधर चले गए थे, और क्या कहते हैं, और लोग जो कह रहे जंगलों का विनाश हो गया था। इनका कारण हो सकता है कि ईंटों पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत ईंटों पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों की चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगर का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ था, यानी कि ये सब सभी इलाकों में नहीं देखा गया, कुछ ही शहरों या कुछ इलाकों में देखा गया था। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। लोग पूर्व और दक्षिणी के इलाकों में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, यानी कि अब धीरे धीरे इतने सालों तक तो ऐसे ही रहा। नष्ट होने के बाद 1400 साल के बाद वहाँ पे नए नगरों का विकास हुआ है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बारे में
आपको क्या कहते हैं, मैं एक नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगी। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द है, जैसे कि यहाँ पे इसका नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, ये सब का यूज़ किया गया है, ये बताया गया है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे मोहनजोदारो के बारे में ख़त्म होता है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि एक मोहनजोदारो मूवी है, उसका नाम ही मोहनजोदारो है, आप वो मूवी देख सकते हैं। उसमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें से आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि जो ऊंचे इलाके में लोग रहते थे, नीचे इलाके में लोग रहते थे, किस तरह से उनमें मतभेद होता था। उस नगर का नष्ट जो है किसी ने पता नहीं कर पाए, किस तरह से वो नगर नष्ट हो गया, वहाँ पे सब कुछ कैसे ख़त्म हो गया, कैसे समाप्त हो गया। मतलब थोड़ा बहुत आपको इसमें से काफ़ी अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि उस मूवी को ज़रूर देखें, मोहनजोदारो नाम है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।